हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन IQ स्कोर इन द रेंज ऑफ 35 to 50 इज जनरली क्लासिफाइड एज विच लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। हमें यहाँ पर एक IQ स्कोर दिया गया है जिसका रेंज है 35 से लेकर 50 के बीच में। यहाँ पर हमें यह पूछा गया कि अगर IQ का रेंज 35 से 50 के बीच में है तो कौन सा लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए माइल्ड, ऑप्शन बी मॉडरेट, ऑप्शन सी सीवियर, ऑप्शन डी प्रोफाउंड। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी मॉडरेट। अगर IQ का रेंज हमारे पास 70 से कम है तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को आप मेंटल रिटार्डेशन भी बोलते हैं, जो कि हमारा एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। अब हम देखेंगे IQ के रेंज के हिसाब से किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है इसे। सबसे फर्स्ट है हमारा 50 to 69 के बीच में अगर IQ लेवल है तो यहाँ पर हमारा माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है, जो कि एजुकेबल मेंटल रिटार्डेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट रेंज है हमारा 35 से लेकर 50, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, इसलिए हमारा राइट आंसर मॉडरेट था। आप यहाँ पर देख रहे हैं 35 से 50 का रेंज होगा तो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है, जिसे कि हम ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है 20 से लेकर 35 के बीच में, तो यह होता है हमारा सीवियर लेवल का मेंटल रिटार्डेशन। फिर लास्ट है हमारा बिलो 20, जो कि कहलाता है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ सिटोफोबिया। निम्न में से कौन सा सिटोफोबिया का कॉमन सिम्टम है। ऑप्शन ए एक्सेसिव स्वेटिंग, ऑप्शन बी अवॉइडेंस ऑफ फूड रिलेटेड सिचुएशंस, ऑप्शन सी इरेशनल फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ऑप्शन डी ओवर ईटिंग इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी अवॉइडेंस ऑफ फूड रिलेटेड सिचुएशन। सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर सिटोफोबिया का कंडीशन दिया गया है। हमें यह पता होना चाहिए कि सिटोफोबिया होता क्या है। सिटोफोबिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि कैरेक्टराइज्ड होती है फियर या फिर एवर्जन होता है फूड और ईटिंग को लेकर। इट कैन मैनिफेस्ट एज ए लॉस ऑफ एपेटाइट और अवॉइडेंस ऑफ सर्टेन फूड्स ड्यू टू एंजाइटी और अदर साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसके अगर हम कॉज की बात करते हैं तो या तो एंजाइटी होगा या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से वह कुछ फूड को अवॉइड करता है और लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है। इसीलिए यहाँ पर सिटोफोबिया जिन पेशेंट्स को होता है, जिस पर्सन को भी होता है, उसके अंदर हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाला कंडीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए प्रेग्नेंट वुमेन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ANC विजिट रिकमेंडेड। प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उनके अंदर हम मिनिमम नंबर ऑफ विजिट यानी कि ANC विजिट कितना हम रिकमेंडेड करते हैं। ऑप्शन ए 6 विजिट, ऑप्शन बी 1 विजिट, ऑप्शन सी 4 विजिट, ऑप्शन डी 10 विजिट। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ANC पीरियड में एटलीस्ट कम से कम 4 विजिट तो होना ही चाहिए। अब हम देखेंगे कि यह 4 विजिट जो है वह कौन कौन से टाइम पर होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे फर्स्ट विजिट कब होनी चाहिए, विद इन 12 वीक्स होनी चाहिए या प्रेगनेंसी जब सस्पेक्ट हुई हो, एज सुन एज जब प्रेगनेंसी सस्पेक्ट हुई हो तब। सेकेंड विजिट की बात करते तो सेकेंड विजिट 14 और 26 वीक के बीच में होनी चाहिए। थर्ड विजिट जो होती है वो बिटवीन 28 और 34 वीक के बीच में होनी चाहिए। फोर्थ विजिट जो होती है वो बिटवीन 30 वीक्स और टर्म पीरियड के बीच में होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो नंबर ऑफ विजिट था वो अकॉर्डिंग टू टाइमिंग होना चाहिए ANC पीरियड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज स्टंटिंग। स्टंटिंग क्या है। ऑप्शन ए एक्सेसिव वेट गेन इन चिल्ड्रन, ऑप्शन बी reduced height for age due to malnutrition, option C a type of physical disability, option D increased height for age due to overnutrition। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, स्टंटिंग का मतलब होता है reduced height for age due to malnutrition। malnutrition होने की वजह से जो हाइट है वो अकॉर्डिंग टू एज जो होती है वो कम होती है, तो वो हमारा कहलाता है स्टंटिंग। Stunting is defined as impaired growth and development manifested by low height for age। यहाँ पर वही क्लियर डेफिनेशन दिया गया स्टंटिंग का। इसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है चाइल्ड का वो इम्पेयर्ड हो जाता है, जो कि मैनिफेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू एज जो होती है उसकी हाइट कम होती है, सो उसे हम कहते हैं लो हाइट फॉर एज। नेक्स्ट है, इट इज ए प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ मालन्यूट्रिशन। इसका जो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है वो मालन्यूट्रिशन की वजह से ही होता है, या फिर हम कह सकते हैं रिकरेंट इन्फेक्शन हो जैसे कि डायरिया या फिर हेल्मिंथियासिस, तो इस वजह से भी स्टंटिंग की कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट एज इज स्टंटिंग टिपिकली मेजर्ड। हमने यह तो देख लिया कि स्टंटिंग क्या होता है, अब हम देखते हैं कि अब हम इस स्टंटिंग को कब मेजर करते हैं, कौन सी एज पर। ऑप्शन ए 8 बर्थ,
ऑप्शन बी एट 6 मंथ, ऑप्शन सी एट 2 years, ऑप्शन डी एट 5 years। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, एट 2 years हम जो होता है वो हमारा स्टंटिंग टिपिकली मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए लेथार्जिक पेशेंट हु हैज फीवर, वॉमिटिंग एंड हेडेक, द नर्स हैज टू प्रिपेयर हिम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। हमें यहाँ पर एक पेशेंट दिया गया है जिसकी कंडीशन बताई गई है कि पेशेंट लेथार्जी है, उसी के साथ ही उससे फीवर भी है, वॉमिटिंग भी है, हेडेक भी है। हम यहाँ पर उस पेशेंट को किस चीज के लिए प्रिपेयर करेंगे? ऑप्शन ए ब्लड कल्चर, ऑप्शन बी लंबर पंक्चर, ऑप्शन सी कैट स्कैन, ऑप्शन डी अल्ट्रासाउंड स्कैन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर जिसे कि आप स्पाइनल टैप भी कहते हैं, इस प्रोसीजर के द्वारा सीएसएफ यानी कि हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, जिससे हम मेनिंजाइटिस जैसे डिजीज कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर जो सिम्टम्स दिए गए जैसे कि लेथार्जी, फीवर, वॉमिटिंग, हेडेक, यह जो है वो हमें मेनिंजाइटिस डिजीज की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो प्रोसीजर रहेगा यहाँ पर मेनिंजाइटिस को डायग्नोस करने के लिए वो है लंबर पंक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 6 month old infant with a cleft lip is scheduled for surgical repair. What is the nurse's priority pre-operative assessment? यहाँ पर हमारे पास 6 month old infant है जिसका केस है क्लेफ्ट लिप वाला, जिन्हें शेड्यूल किया गया सर्जिकल रिपेयर के लिए। यहाँ पर प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में हमारी नर्सेस प्रायोरिटी क्या रहेगी? ऑप्शन ए मॉनिटरिंग वाइटल साइन, ऑप्शन बी असेसिंग द इन्फेंट्स रेडीनेस फॉर सॉलिड फूड्स, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंटिंग द फैमिलीज इमोशनल स्टेट, ऑप्शन डी एंश्योरिंग प्रॉपर हैंड हाइजीन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए मॉनिटरिंग वाइटल साइन। क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, तो नीचे चारों ऑप्शन जो दिए गए उसमें से हमारा वाइटल साइन को मॉनिटर करना फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। क्योंकि आप वाइटल साइन को मॉनिटर करके जैसे कि हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, इससे हम एक क्विक ओवरव्यू इन्फेंट के कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी और जनरल हेल्थ का प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम एनेस्थेसिया या किसी और वजह से अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने वाला हो तो उसे हम प्री ऑपरेटिवली ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू रेंजेस बिटवीन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है उसका वैल्यू किस रेंज के बीच में होता है? ऑप्शन ए -1 to +1, ऑप्शन बी 0 to 2, ऑप्शन सी 0 to 1, ऑप्शन डी 0 to 10। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी 0 to 1। यहाँ पर 0 जो होता है वो मिनिमम वैल्यू है, 1 जो है वो मैक्सिमम है। 0 जो है वो यह इंडिकेट करता है कि लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री है, और 1 जो है वो यह इंडिकेट करता है हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए चाइल्ड प्रेजेंट टू द इमरजेंसी रूम विद द हिस्ट्री ऑफ इंजेस्टिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ एसिटामिनोफेन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स असीज। यहाँ पर एक इमरजेंसी रूम में चाइल्ड आया है जिसका हिस्ट्री है इंजेस्टिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ एसिटामिनोफेन का। इसी कंडीशन के अंदर नर्स क्या चीज असेस करेगी? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ऑप्शन सी राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, ऑप्शन डी हेडेक। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। क्योंकि हमें यहाँ पर जो केस दिया गया है वो है एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी का, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा। एसिटामिनोफेन की जब भी टॉक्सिसिटी होती है तो यहाँ पर अलग अलग फेसेस होती है। जो हमारी फर्स्ट फेस होती है वो एसिम्प्टोमेटिक रहती है, जो 24 आवर्स तक होती है। आफ्टर 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स तक सेकंड फेज रहता है, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है अपर क्वाड्रेंट एरिया में पेन राइट साइड में। इसी के साथ ही आप उसे टच करेंगे तो टेंडरनेस भी फील होगी, तो वो हमारा जो रहता है एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी के साथ में कॉमनली देखने को मिलता है। फर्दर जब स्टेज आगे जाएगी तो वहां पर हिपेटिक टॉक्सिसिटी भी होगा, तो ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन इंक्रीज होती जाती है। इसीलिए एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए एंटीडोट दिया जाता है जिसका नाम है एन-एसिटाइल-सिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन टीचिंग एन एडोलसेंट विद अ सीजर डिसऑर्डर हु इज रिसीविंग वेल्प्रोइक एसिड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। यहाँ पर एक एडोलसेंट क्लाइंट है हमारा जिसको सीजर डिसऑर्डर के लिए वेल्प्रोइक एसिड रिसीव करना है। हम जब यहाँ पर टीचिंग दे रहे हैं उन्हें, तो एज ए नर्स हम उस क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे? कौन सी ऐसी चीज अगर आपको फाइंड आउट होती है तो आपको एचसीपी को रिपोर्ट करनी होगी? ऑप्शन ए 3 एपिसोड्स ऑफ डायरिया, ऑप्शन बी लॉस ऑफ एपेटाइट, ऑप्शन सी जॉन्डिस, ऑप्शन डी सॉर थ्रोट। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी जॉन्डिस। वेल्प्रोइक एसिड जो होती है वो सीजर्स को ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट को देते हैं। अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो कॉमनली हमको देखने को मिलता है नोजिया, वॉमिटिंग, सोमनोलेंस और ड्राई माउथ। सीरियस साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो यह लिवर फेलियर कर सकती है, जिसके सिम्टम्स में हमको देखने को मिल सकता है जॉन्डिस और एब्डोमिनल पेन।